हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया की। तो देखिए, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें कौन सा स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 2, वो सारी चीज़ें और उस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस की कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। तो इसको हम लोग देखिए, इसके दो तीन जो लिमिटेशंस होते हैं। फर्स्ट वी राइट डाउन लिमिटेशंस ऑफ राउथ क्राइटेरिया। ठीक है। तो हालांकि देखिए, इससे स्टेबिलिटी चेक हो जाती है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है कि पहला तो ये है कि दिस क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर सिस्टम। मतलब कि दिस क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर सिस्टम। ठीक है। अगर सिस्टम मान लीजिए आपके पास लीनियर सिस्टम है तो स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम लीनियर सिस्टम नहीं है। ठीक है। नहीं, लीनियर सिस्टम क्या होते हैं, नॉन लीनियर सिस्टम क्या होते हैं, ये पीछे के लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर भी आप समझ लीजिए, मैं सीधे सीधे ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो अगर इनपुट आउटपुट के बीच में हम ग्राफ खींचे, तो अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, तो वो आपका लीनियर सिस्टम है। तो राउथ क्राइटेरिया से हम उसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। और मान लीजिए नॉन लीनियर है, हमने कहा अगर हम इनपुट हमारा एक्स टी है और ये आउटपुट है वाई टी। अब इसमें अगर हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट में, और कर्व स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्विकल कुछ भी आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इस तरह आ रहा है, मतलब कर्व अगर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो नॉन लीनियर सिस्टम है। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जब लीनियर सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम को डिस्कस करेंगे कभी किसी सब्जेक्ट में, तो वो वाली वीडियो लेक्चर आप रेफर कर लीजिएगा। तो सिंपल एक आपको बेसिक तरीका दे दिया कि लीनियर सिस्टम वो सिस्टम है जिसके आउटपुट और इनपुट में आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज देयर बी ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, चाहे जिस स्लोप पे मिले, चाहे जिस पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्विकल मिल रहा है, इसका मतलब वो नॉन लीनियर सिस्टम है। तो अगर नॉन लीनियर सिस्टम है तो फिर आप उसकी स्टेबिलिटी को राउथ क्राइटेरिया उस पर नहीं चेक कर सकते। ठीक। अब सेकंड जो इसकी लिमिटेशंस है वो ये है कि इसमें क्या होता है सेकंड इसके लिमिटेशन में, राउथ क्राइटेरिया के, कि इट डज नॉट प्रोवाइड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पोल्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। मतलब कि ये एग्जैक्ट लोकेशन इस क्राइटेरिया से हमें ये तो पता चल जाता है कि भाई इतने पोल लेफ्ट हाफ में है, या इतने पोल राइट हाफ में है, या इतने पोल हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन, वो पोल्स कहाँ पे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पोल्स, वो हमको नहीं पता चल पाती इस क्राइटेरिया से। तो दूसरी लिमिटेशन तो ये है। और जो थर्ड लिमिटेशन है इसकी राउथ क्राइटेरिया की, वो ये है कि इन केस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इट इज वैलिड ओनली फॉर रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है, जो भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही तो हम लोग सॉल्व करते आए हैं ना, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशन में, ठीक है, वो रियल होने चाहिए। वो रियल अगर है तो आप ये क्राइटेरिया लगा सकते हैं। अगर वो रियल नहीं है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस राउथ क्राइटेरिया। तो मेन तीन लिमिटेशंस होती हैं। एक तो ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर सिस्टम। सेकेंड ये है इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पोल्स। और थर्ड ये है कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम मस्ट हैव रियल कोफिशिएंट्स। अगर कोफिशिएंट उसके रियल नहीं है, then you cannot apply the Routh criteria to check the stability of the system। तो ये तीन जो है इसके मेन लिमिटेशंस है। हालांकि बाकी अगर लीनियर सिस्टम है और बाकी कंडीशन फुलफिल कर रही है तो फिर आप स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम आप बड़े आराम से इसको चेक कर सकते हैं। और अभी हम लोग एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसके, ताकि क्योंकि ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर से मूव करेंगे। अब मान लीजिए इसमें हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ए फीडबैक सिस्टम हैज़ एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। किसी भी फीडबैक सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है के ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 9, ये दिया हुआ है। ठीक।
determined by use of Routh criteria the maximum value of k for the closed loop system to be stable। हमें k की वो वैल्यू निकालनी है, k की वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जहां तक सिस्टम जो है हमारा वो स्टेबल रहे रूथ क्राइटेरिया से। क्वेश्चन आ गया आपको समझ में? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसका क्या करेंगे, पहले हम ये e की पावर माइनस एस को पहले आप इसको सेटल कीजिए। तो इसको सेटल करने का तरीका क्या है कि देखिए, फॉर लो फ्रीक्वेंसी, अगर लो फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करें, फॉर लो फ्रीक्वेंसीज e की पावर माइनस एस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एस लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों? अरे 10+2 लेवल की मैथमेटिक्स में या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आपने e की पावर x की सीरीज आपने ली है ना, 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन जो आता है। तो माइनस एक्स ले लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर ये माइनस इस तरह आ जाएगा। अब जब वो ये कह रहा है कि एक्स जो है, मान लीजिए एक बार माइनस एक्स हो गया, अब वो ये कह रहा है कि लोअर फ्रीक्वेंसी यानी एक्स की वैल्यू जब बहुत छोटी है तो ये स्क्वायर होने के बाद तो और छोटी होती चली जाएगी, तो इस टर्म्स को उसने निग्लेक्ट कर दिया है। तो e की पावर माइनस एक्स को उसने अप्रॉक्सीमेट कर दिया 1 माइनस एक्स, ये किया है। तो इसीलिए फॉर लो फ्रीक्वेंसी e की पावर माइनस एक्स को 1 माइनस एस लिख दिया। तो जब 1 माइनस एस लिख दिया तो हमारा जी एस एच एस क्या हो गया, जी एस एच एस हो गया हमारा k इंटू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 9। ठीक, अब ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितनी हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको मालूम है क्या होती है, 1 प्लस जी एस एच एस ये होती है। इसको आप रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, k इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 9, ये आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करने में मैं स्टेप्स में आपका टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, सीधा ये आ जाएगा आपका एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 9 माइनस के एस और प्लस के इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप राउथ क्राइटेरिया अप्लाई कर दीजिए, तो एस क्यूब एस स्क्वायर एस वन एस ज़ीरो, ये आ गया। ये हो गया इसका कोफिशिएंट 1, फिर 9 माइनस के, ये आ गया, इसका आ गया 5 और इधर आ गया के, ये हो गया। अब S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप देखिए, 9 माइनस 6k अपॉन 5 आप कैलकुलेट करिएगा, वही आएगी, और S0 हो जाएगा k। ठीक है, अब क्या करना है हमें, स्टेबिलिटी के लिए फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं चाहिए, तो कोई साइन चेंज नहीं चाहिए, इसका मतलब कि फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, k शुड बी ग्रेटर देन 0 तभी ये पॉजिटिव होगा, एंड 9 माइनस 6k अपॉन 5 शुड बी ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से आप निकालेंगे, तो इससे आ जाएगा k शुड बी लेस देन 7.5, यानी स्टेबिलिटी के लिए सीधा सीधा क्या आ गया, सीधा सीधा ये आ गया कि k की वैल्यू 0 से बड़ी और 7.5 से छोटी होनी चाहिए फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी। ठीक, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम, इसने पूछा था ना मैक्सिमम वैल्यू k की बताइए जहाँ जहाँ तक सिस्टम स्टेबल हो, तो मैक्सिमम यानी 7.5 से छोटी होनी चाहिए तब तक, 0 से बड़ी और 7.5 से छोटी होनी चाहिए तब तक सिस्टम जो है, जो गिवन सिस्टम है हमारा, वो स्टेबल रहेगा। तो इस तरह से जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना होगा पहले, क्योंकि क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ। ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, यानी एच एस इक्वल टू 1 हो जाएगा, के एस प्लस 13 अपॉन एस इंटू एस प्लस 3 एस प्लस 7, और यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया है तो हम यही लिख दे रहे हैं आपके लिए एच एस इक्वल टू 1। ठीक, अब क्या कह रहा है, देखिए दो क्वेश्चन पूछे उसने। पहला क्या है कि यूजिंग राउथ क्राइटेरिया कैलकुलेट द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। के की वो वैल्यू निकालिए जिसमें सिस्टम, वो रेंज निकालिए जिसमें सिस्टम स्टेबल हो। ये तो अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, ये भी करते हैं। और सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा है कि चेक इफ फॉर के इक्वल टू 1
check if for k equal to 1 all these roots of the characteristic equation of the above system have damping factor greater than 0.5। मतलब वो सारे रूट्स चेक कीजिए जिन पे डैम्पिंग फैक्टर आपका ग्रेटर देन 0.5 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला पार्ट तो जो है जो अभी अपने सॉल्व किया है उसको उसी तरह होगा पिछला क्वेश्चन की तरह। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम आ जाते हैं भाई 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0 करके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे। तो कितनी आ जाएगी, आ जाएगी एस क्यूब प्लस 10s स्क्वायर प्लस 21 प्लस के इंटू एस प्लस 13k इक्वल टू 0। ठीक, अब राउथ क्राइटेरिया लगा दीजिए, एस क्यूब एस स्क्वायर एस वन एस 0 कितना हो गया 1 हो गया, 21 प्लस के हो गया 10 हो गया 13k हो गया, 21 माइनस 3k बाई 10 ये हो गया 13k। ठीक, अब सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए क्या, फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं चाहिए, मतलब 13k शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या आ गया, k शुड बी ग्रेटर देन 0 आ गया। और ये 21 माइनस 3k ऑब्लिक 10 शुड बी सॉरी डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपकी k शुड बी लेस देन 70, यानी k की रेंज आ गई हमारे पास, रेंज आ गई k की 0 से बड़ा और 70 से छोटा। जब तक k की वैल्यू इसके बीच में रहेगी सिस्टम जो है वो हमारा स्टेबल रहेगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, बी पार्ट, ये जो इसने ये पूछा है। अब बी पार्ट पे आप आ जाइए, चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं। तो बी पार्ट में इसने क्या कहा है कि हमें वो सारे पोल्स निकालने हैं व्हेन k इक्वल टू 1। तो पहले तो उसने दिया हुआ है k इक्वल टू 1, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी हमारी एस क्यूब प्लस 10s स्क्वायर प्लस 22s प्लस 13 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करिएगा तो क्या आएगा, s प्लस 7.2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2.8s प्लस 1.84 इक्वल टू 0 ये आएगा। अब यहाँ से रूट्स क्या निकलेंगे, इसलिए रूट्स s इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 7.2, एक रूट तो ये आ गया, दूसरा आ गया, इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, चाहे सिद्धाचार विधि से निकाल लीजिएगा 1.745, और तीसरा आ जाएगा आपका माइनस का 1.0535, ये तीन रूट्स आ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि देखिए तीनों रूट्स क्या है, रियल हैं और निगेटिव हैं। देयरफॉर ऑल द रूट्स लाई ऑन द निगेटिव रियल एक्सिस। ठीक है, तीनों रूट्स क्या हैं, एक तो रियल है आपको दिख रहा है और निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्सप्लेन ये मान लीजिए तो रियल भी है और निगेटिव है तो इधर होगा, इधर होगा। ठीक है, और रियल है मतलब कोई कॉम्प्लेक्स, भाई ये आपको पता है ना एक्सप्लेन में, ये जे ओमेगा हुआ, ये सिग्मा हुआ, तो रियल भी है निगेटिव, मतलब यहाँ कहीं है ये सब पोल्स निगेटिव रियल एक्सिस पे। तो डैम्पिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, डैम्पिंग फैक्टर हम निकालेंगे तो डैम्पिंग फैक्टर हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, अब ऑल द रूट्स, अब निगेटिव रियल एक्सिस पे थीटा कितना हो जाएगा, सारे जब अगर इस पे हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, डैम्पिंग रेशियो आ जाएगा आपका, डैम्पिंग रेशियो सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी, -1, तो ये मॉड इसका हो गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ऑल द फॉर ऑल रूट्स डैम्पिंग रेशियो इज ग्रेटर देन 0.5। तो देखिए 1 आ रहा है ना, तो यानी तीनों रूट्स के लिए, क्योंकि तीनों निगेटिव रियल एक्सिस पे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल द रूट्स जो हमारा डैम्पिंग रेशियो आ रहा है, डैम्पिंग रेशियो वो 1 आ रहा है, मतलब डैम्पिंग रेशियो इज ग्रेटर देन 0.5 आ रहा है, यही हमको चेक करना था। अब इसमें कितना आ रहा है डैम्पिंग रेशियो, ये अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
आप इसको दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं कि देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, ये थी ना एस क्यूब प्लस 10s स्क्वायर प्लस 22s प्लस 13 इक्वल टू 0, ये था। फैक्टराइज किया इसको हमने तो s प्लस 1 इंटू आ गया एस स्क्वायर प्लस 9s प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे इसको कैलकुलेट करके तो डैम्पिंग फैक्टर आ जाएगा 1.248। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे भी 0.5 से ज़्यादा, ये 1 आ रहा है, ये भी 0.5 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी 1.248 आ रहा है, ये भी 0.5 से ज़्यादा है। इसका मतलब फॉर ऑल रूट्स डैम्पिंग फैक्टर इज ग्रेटर देन 0.5, यही चीज जो है क्वेश्चन में पूछा गया था। सारे रूट्स के लिए डैम्पिंग फैक्टर 0.5 से ज़्यादा हो रहा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।